लेक्चर नंबर 84। ओके, क्या पसंद करेंगे कल के दिन के लिए आप? कल 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 संडे को घर में होमवर्क चाय हलवा। ओके, तो कल हमने बात की थी, अगर जो है वो इमरान खान को आप कोई चीज़ प्रोसेसिंग के लिए दें तो ₹50 उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और फिर हमने ये बात की थी कि अगर उसको एग्जेम्प्ट चीज़ें आप दें और टैक्सेबल उससे वापस लें तो फिर पूरी फेयर मार्केट वैल्यू चीज़ों की उसकी VOS होगी। ओके, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा वाले या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वो लोग होते हैं जो बिजली जो है वो खुद बनाते हैं और आगे बेचते हैं। वापडा का तो आपको पता ही है, शायद कभी आती है कभी जाती है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली बाय वापडा और बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, तो व्हाट विल बी द VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? द अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी परचेज प्राइस, जो अमाउंट आपने रिसीव की है फॉर एनर्जी परचेज प्राइस, उनके लिए वो एनर्जी की सेल प्राइस होगी और हमारे लिए एनर्जी की परचेज प्राइस होगी। इसलिए वो लोग लफ्ज़ बोलेंगे परचेज प्राइस उन्होंने रिसीव की है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड फॉर कैपेसिटी परचेज प्राइस। कई दफ़ा हम उनको कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी बढ़ा दो, तो वो कैपेसिटी परचेज प्राइस के भी थोड़े पैसे लेते हैं, लेकिन ये VOS में शामिल नहीं होगा। कई दफ़ा हम उससे कहते हैं कि यार हम पेमेंट लेट करेंगे, तो वो कहते हैं हम आपको एनर्जी प्राइस का प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो ये भी VOS में शामिल नहीं होगा। कई दफ़ा वो बोनस के तौर पर कुछ बिजली दे देते हैं, उसके थोड़े बहुत कोई पैसे ले लेते हैं, तो उसका भी VOS में शामिल नहीं होगा। तो बस ये इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है ये आप समझना आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपने ये याद रखना है अगर VOS निकालनी पड़ी तो पेपर में आपको एक दी होगी एनर्जी परचेज प्राइस, आगे बोलें, एक दी होगी कैपेसिटी परचेज प्राइस, एक दी होगी एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम, और एक दिया होगा एक्सेस बोनस। 100 रुपया, 10 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। आपने 18 सिर्फ किस पे लगाना है? 100 पे। बस इस तरह याद करें। तो बोलें किस चीज पर 18% लगाना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। द अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनर्जी परचेज प्राइस एक्सेप्ट कैपेसिटी परचेज प्राइस, एक्सेप्ट एनर्जी परचेज प्राइस प्रीमियम, एक्सेप्ट एक्सेस बोनस। इन केस ऑफ बिजली एंड गैस बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे गैस तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सुई गैस वाले या सुआ गैस वाले? सुई गैस वाले। सुई तो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है ना, सुआ रजाई के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, जी बिल्कुल आपका काम है इसका, इतनी कंफर्मिटी से जी बोला है। पॉइंट 11, सुबह सुबह ना बुलवाया करो। पॉइंट 11, अच्छा, जितना गैस वालों का हमें बिल आया, जितना गैस वालों का हमें बिल आया, ये उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। द टोटल अमाउंट बिल्ड, जितना उनका बिल आया, इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ बिजली, वैसे बिजली ऊपर कवर हो चुकी है ऑलरेडी ऊपर वाले पॉइंट में, इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ बिजली एंड नेचुरल गैस। कई दफ़ा हमारे इलाके में बिजली या गैस की तारें नहीं होती, तो वो हमारे से रेंट लेते हैं तारें डालने का।
तो ये फिर वीओएस में जाएगा। कई दफा वो हमें अच्छी सर्विस देते हैं, उस पर कमीशन लेते हैं, ये फिर वीओएस में जाएगा। एंड ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल, ये तो आपको पता ही है कि जब भी कोई बिल वगैरह बन के आता है चीज का, तो हो सकता है उसमें सारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस पड़ी हो एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, एंड इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस बट एक्सक्लूडिंग द सेल्स टैक्स एंड एक्सक्लूडिंग द लेट पेमेंट सरचार्ज। क्या 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 हो रहा है ये? क्या क्या मतलब है इन सारी चीजों का? मिसाल के तौर पे आपको बिल आया नेचुरल गैस का 5 लाख रुपया, इसके अलावा आपने कोई तारें बिछवाने का रेंट भी दिया 1 लाख रुपया, इसके अलावा कोई आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी दी 2 लाख रुपया, इसके अलावा आपने कोई लेट पेमेंट सरचार्ज भी दिया, लेट पेमेंट सरचार्ज भी, चलें 50 कर लें, लेट पेमेंट सरचार्ज भी दिया 50 रुपए। अब नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वीओएस फॉर चार्जिंग 18%? व्हाट इज वीओएस? क्या क्या डालना है? 500 डालने? अच्छा, रेंट डालने? फेडरल एक्साइज ड्यूटी, प्रोविंशियल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस डालने हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, वो तो मैंने डेटा भी नहीं दिया। और लेट पेमेंट सरचार्ज डालने? नहीं डालना। इन सबको जमा करें 800। ये तो कमाल कर दिया, आज आप कैलकुलेटर के बगैर ही लगे हैं रशीद, इन्हों की हो गया यार। कंप्यूटर फिट कितने हैं अंदर? कंप्यूटर इनटू 18%, वीओएस 800 है। वीओएस क्या है? 800, बस उसी पे 18% लगेगा। छोड़ें, बस वीओएस निकाल लें, इस पे फिर 18% लगना है, ये पता होना चाहिए। 800 ऑन विच वी विल अप्लाई या शप्लाई? अप्लाई कितने परसेंट? 18%। अच्छा मादरत भाई, पिछले टेस्ट का सोल्यूशन लेट हो गया। कल ही आईकैप की तरफ से रिस्पांस आया फाइनल, जिसमें आईकैप ने एग्री कर लिया कि वो जो पहली वाली एडजस्टमेंट थी, और पहली वाली एडजस्टमेंट के साथ नीचे पॉइंट बी भी लिंक हो रहा था, उसने कहा था पॉइंट बी के अंदर पहली वाली एडजस्टमेंट की लॉजिक बताएं, तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब इंशाल्लाह फिर मैं आज कल में आपसे टेस्ट का सोल्यूशन शेयर कर लूँगा पिछले टेस्ट का। अभी आज वाला टेस्ट लग गया, आज माशाल्लाह खूब तैयार होकर टेस्ट दीजिएगा। आज भी एक सवाल आएगा कैपिटल गेन अदर सोर्स टाइप। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये चैप्टर अभी भी नहीं आते आप लोगों को। बाकी ऑब्वियसली वो चैप्टर्स में से सवाल आने हैं। वो जो कौन सा चैप्टर था आपका? चैप्टर 6 में से सवाल आएगा, और ये सेल्स टैक्स में से सवाल आएगा। जी 16 और सेल्स टैक्स में सवाल आएगा। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और अगर टेस्ट उसमें से ना आया तो मैं नहीं आऊँगा मंडे को पढ़ाने। बिल्कुल, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैं पूरा हफ्ता छुट्टियाँ करूँगा अगर टेस्ट उसमें से ना आया। मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, नोट कर लें। ओके, बोलें जी क्या क्या चीजें डालनी है और किन किन चीजों को एक्सक्लूड करना है, याद करें। अच्छा बातें कर रहे थे, नोट नहीं किया। चाय मेरे लिए? चलो ले आओ, पॉज कर दो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि 4 चीजें याद करें, ज़बानी जरा जल्दी करें। परचेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 कमीशन, नंबर 4 ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्रोविंशियल एंड फेडरल। बट 2 चीजों को आपने वीओएस में नहीं डालना, वो बताएं। लेट पेमेंट सरचार्ज एंड it is clarified that VOS will also not include a subsidy provided by federal provincial government to the electricity consumer। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को अगर आपने कोई सब्सिडी दी तो वो भी VOS में शामिल नहीं की जाएगी। सब्सिडी ये होता है कि कई दफा हुकूमत ज्यादा मुफ्त में गैस दे देती है, मुफ्त में जो है वो एनर्जी सप्लाई कर देती है आपको। अब लोग कहते हैं यार ये तो मुफ्त में मिल गई, इस पर भी सेल्स टैक्स लगना है, तो कहते हैं उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। तो उर्दू में लिख लें सब्सिडी मिली तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। क्यों लिखना, समझ आ रहा है? छोड़ें। हाँ
VOS डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी, बार बार बोलें। तो सब्सिडी टाइप दी हो तो उस पर आप 18 लगाएंगे या उसको भी एक्सेप्शंस में डालेंगे? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 12 बोलते हैं आप लोग, तो पॉइंट नंबर 12 में आ जाए। ओके, नाउ हाइब्रिड में लेट आने पर अप्रिशिएट किया जाएगा आइंदा, इंस्टेड ऑफ के डेप्रिशिएट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाएगा। जज्बा, हिम्मत, जुनून होता है, यानी कि जो बंदे को पता नहीं कहाँ तक ले जाता है, घर से उठा के हाइब्रिड में ले आता है। ओके, ये हमारी किताब में आपको पता है आखिरी सफ़ों पे कोई हमने गंद मारा हुआ है, तो ये अजीब सी राइटिंग में। पॉइंट 12, कल इसके 2 पॉइंट फारग कर दिए थे हमने, जाते जाते घर तक हम भी फारग हो गए थे। अच्छा जी, पॉइंट 12 चैप्टर के एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे बिल्कुल मिल गया डायग्राम, ठीक है, इसको गले लगा लें। किस पेज के आगे है? 532 से अगले 2 पेज। अच्छा माय डियर, रमीज राजा, जिसको अल्लाह ने रानी भी दी हुई है यानी बेगम, सोल्ड अ कार टू सर आसिफ, उन्होंने एक गाड़ी बेची सर आसिफ को फॉर 50 लाख। सर आसिफ ने इस गाड़ी को कराया रिपेयर, और रिपेयर करा के सर आसिफ ने रिपेयर्ड कार किसी उमैर नामी बंदे को बेच दी 70 लाख की। किसी बंदे को कितने की बेच दी? बिना रिपेयर कराए सर आसिफ ने कितने की खरीदी? 50 लाख। और सर आसिफ ने रिपेयर कितने की कराई? नो आइडिया, नो आइडिया कितने की भी कराई हो तो। और सर उमैर को कितने की बेची? असल में ना, अब सर आसिफ गाड़ी के मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो अब लॉ मेकर कह रहे हैं इस तरह अगर पाकिस्तान में गाड़ियां बिकने लग जाए ना रिपेयर करा के दूसरों को, तो फिर गाड़ी की फुल मार्केट प्राइस पे सेल्स टैक्स ना लगाया करो, वो पहले ही मैन्युफैक्चरर लगा चुका होता है, तो लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। तो सर आसिफ सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाएंगे। अब व्हाट इज वैल्यू एडिशन? सर आसिफ ने कितने की खरीदी थी? 5। कितने की बेची? कितनी बचत? 2। तो इस 2 का नाम बोलें वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन। तो मेरे ख्याल से वैल्यू एडिशन की जगह आसान लफ्ज़ है सेल माइनस परचेज विल बी माई VOS। व्हाट इज सेल? 7। व्हाट इज परचेज? व्हाट इज VOS? 2। 2 into 18% विल बी माई टैक्स। रिपेयर की अमाउंट इरेलीवेंट होगी। हो सकता है देखें ये 50 लाख है और ये 70 लाख है, तो हो सकता है रिपेयर की अमाउंट 1,20,000 हो। रिपेयर की अमाउंट रेलेवेंट नहीं है, रिपेयर कराने के बाद अगले को जितने की बेची वो रेलेवेंट है, इसलिए रिपेयर कॉस्ट मैंने नहीं दी। रिपेयर कॉस्ट दी हो तो इग्नोर करनी है, मैंने तो सादा रूल आपको बता दिया माय डियर, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। डन? चलें जी, ये पढ़ लें आप। ये जूम क्यों आ रहा है बार बार? को मुलाकात से चाह रहा है कि हम लोग आपस में मुलाकात करें, कोई वायरस आ गया। पॉइंट 12, इफ अ पर्सन परचेज यूज्ड व्हीकल, नाम लिखते हैं साथ साथ, कौन? सर आसिफ। इफ अ पर्सन परचेज अ यूज्ड व्हीकल फ्रॉम जनरल पब्लिक, रमीज राजा, जनरल पब्लिक। ये कब से मसला है आपको? दिसंबर में होता है ये मसला, आज मुझे तंग ना करना। इफ अ पर्सन परचेज यूज व्हीकल, अगर एक बंदा यूज व्हीकल खरीदे, किससे? फ्रॉम जनरल पब्लिक, ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर इंपोर्ट करते हुए अगर बाहर से गाड़ी थी और अगर लोकल गाड़ी थी तो बेचते हुए मैन्युफैक्चरर ने सेल्स टैक्स लगा दिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी लग चुका है जब गाड़ी पाकिस्तान में पहली दफा बिकी होगी। एंड सेल इट इन द ओपन मार्केट, सेल इट इन द ओपन मार्केट टू सर उमैर आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन। यहां वैल्यू एडिशन कैसे की है? रिपेयर की है तो अल्लाह का शुक्र है वैल्यू एडिशन हो गई है।
आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मीन रिपेयर किया तो वैल्यू ऐड हो गई। अब अल्लाह का शुक्र है अब लोग ज्यादा देने को तैयार हैं, क्योंकि अब खड़खड़ पड़पड़ ची ची पाँव पाँव पूँ पूँ की आवाज़ें नहीं आती जब मोहल्ले में से ये गाड़ी गुजरती है। द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस, व्हाट इज सेल प्राइस 7, व्हाट इज परचेज प्राइस 5। द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब वैल्यूएशन मेथड प्रेस्क्राइब्ड बाय एफबीआर। एफबीआर कोई तरीका बताएगा वैल्यूएशन का, वो कम से कम अल्लाह का शुक्र है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये रट्टा मानना पड़ेगा लफ्ज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यूएशन मेथड, प्रेस्क्राइब्ड बाय होम एफबीआर। चलें जी याद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक बंदा पुरानी गाड़ी खरीदे किसी आम बंदे से, ना तो इसने इंपोर्ट की है ना मैन्युफैक्चर की है, इसने आम बंदे से जाके गाड़ी की, सॉरी ना इंपोर्ट किसी से करवाई है और ना किसी मैन्युफैक्चरर से जाके खरीदी है, बल्कि एक आम बंदे से खरीदी है जिस पे टैक्स पहले ही पे हो चुका है इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, एंड सेल इट इन द आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन, देन द वीओएस विल बी। मैंने कहा ये तो दरमियान में ऐसी सोच लिया करें ना, देन द वीओएस विल बी, जब यहां से यहां जाया करें तो दरमियान में एक लफ्ज बोला करें, देन द वीओएस विल बी। इधर भी देन द वीओएस विल बी, इधर से इधर जाया करें तो दरमियान में बोला करें देन द वीओएस, बल्कि एक जगह लिखवाया हुआ है देन द वीओएस विल बी बोले। डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस। मैंने बच्चों को कहता था कि डब्बे में जो चीज़ें डली हैं वो आपके समझाने के लिए होती हैं, भाई ये तो लॉ का हिस्सा है, ऑल कॉलम्स ऑफ डब्बा आर टू बी याद, सही से याद करने जी बेटा करने, सब मैंने कर लिया। अच्छा जी नहीं एक मिनट, द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल, सेल और परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल में डिफरेंस लें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मेथड वैल्यूएशन मेथड बाय एफबीआर। जी पूछें। फिर भी वैल्यू एडिशन हो जाती है, कोई मसला नहीं है ऐसा। हाँ हाँ तुम भी ले लेते हैं। द बोर्ड में फिक्स द सॉरी इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद रिटेल टैक्स, थर्ड शेड्यूल वाली चीजें हैं ना, जो शैम्पू आइसक्रीम वगैरह, उनकी इस प्राइस को रिटेल प्राइस भी कहते हैं, और जो उनका टैक्स है ना टैक्स, उसको रीटेल टैक्स भी कहते हैं। 36 होगा बल्कि, तो 30 बाजार में कितने की बिकेगी 236 की। इन केस ऑफ अ सेल विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, द प्राइस द वीओएस विल बी द प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इन चीजों की प्राइस, द प्राइस ऑफ गुड्स विच अ सेलर विल चार्ज टू डंकी या टू बायर, टू बायर, द प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स विच अ सेलर विल चार्ज टू बायर। बस यही 200 इज वीओएस। नहीं फिर वो लॉस होता है, फिर उस पर तो टैक्स नहीं होगा। ओके ओके, इन केस ऑफ अ टैक्सेबल सेल विद रेफरेंस टू रिटेल टैक्स, कौन सी वाली चीजें, नहीं थर्ड क्लास किसमें में गए, थर्ड शेड्यूल चीजें, द प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स विच अ सेलर विल चार्ज टू बायर एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिटेल टैक्स। रिटेल टैक्स डाल के वैसे कितने की है 236 की, डाले बिना 200 की। हम तो डाले बगैर बोलते हैं, आप लोगों ने पता नहीं डाले बिना बोलना शुरू कर दिया हुआ है। तो सेल्स टैक्स डाले बिना कितने की है 200, सेल्स टैक्स डाले बगैर। और सच अदर प्राइस एज द बोर्ड में स्पेसिफाई, बोर्ड अगर कोई और प्राइस बता दे कि 200 नहीं 210 है, तो फिर बोर्ड को कौन पूछने वाला है, बोर्ड तो वाइट बोर्ड है, फेडरल बोर्ड।
अच्छा, कई दफ़ा आप चीज़ें बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप चीज़ें बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करें तो इनकी प्राइस कैसे लेंगे, इनकी प्राइस कैसे लेंगे? द बोर्ड में फिक्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, और अगर नहीं कर रहा तो बस जितने की आपने इंपोर्ट की वही प्राइस है, और अगर बोर्ड फिक्स कर रहे तो वो ले लें। बोले, द बोर्ड में फिक्स the value of any imported goods including those as specified in third schedule और taxable sale। यार ये थर्ड शेड्यूल और टैक्सेबल सेल अलग अलग क्यों लिख रहा है? क्योंकि थर्ड शेड्यूल में मैंने आपको बताया था गिनी चुनी चीजें हैं पाकिस्तान में, 15-20 चीजें हैं, और टैक्सेबल सेल तो लिखे हजारों चीजें हैं। थर्ड शेड्यूल में 20 चीजें हैं, टैक्सेबल में हजारों चीजें। मैंने आपको कल गिनवाई थी थर्ड शेड्यूल के अलावा चीजें, गाड़ी है, एसी है, ओवन है, फ्रिज है, ये सारे टिंडे, ये चीज़ें, कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, वाइट बोर्ड है, ये प्रोजेक्टर है, ये सारी चीज़ें ये थर्ड शेड्यूल में नहीं लिखी हुई। तो कभी कभी वो लफ्ज़ यूज कौन सा कर है? थर्ड शेड्यूल। और टैक्सेबल सेल, कोई और सेल हो सकती है। एंड मे फिक्स डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ सेम टाइप ऑफ गुड्स, और अगर डिफरेंट क्लासेस बनी हो, डिफरेंट कैटेगरीज बनी हो, तो उनकी डिफरेंट प्राइसेस या सेम प्राइसेस भी रख सकता है, वो कोई मसला नहीं। यार आ जाके इस बात की समझ ये है कि आप किसी और प्राइस पे चीज बेच रहे हो, बोर्ड कुछ और प्राइस बता दे तो बोर्ड वाली प्राइस चलेगी फिर। इफ द इंपोर्ट और सेल इज मेड एट हायर देन वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड, और अगर आपने बोर्ड से भी ज्यादा वाली वैल्यू पे बेच दी, द वैल्यू शैल बी द एक्चुअल प्राइस, फिर जितने की आपने बेची है वो है आपकी वीओएस। यानी बोर्ड ने कहा कि इसकी वैल्यू है 100 रुपया और आपने बेच दी 110 की, तो फिर ऐसी सूरत में व्हाट विल बी वीओएस? 110। बोर्ड ने कहा फिर तो हमारी वैल्यू चलिए छोड़ो, तो खुद ही इतना महंगा बेच रहे, आजा मेरे ब्रो। कंट्रोल पेज डाउन का मतलब हुआ करेगा अगले चैप्टर पे आ जाएं। कंट्रोल पेज अप, पिछले चैप्टर पे वापस आ जाएं। कंट्रोल पेज डाउन, अगले चैप्टर पे आ जाएं। अभी रहने दे माय डियर, रहने दे, माजरत। आए भाई पेज 509, स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई इसको 16 पे कर दो, 25 से -9 कर दो। गवर्नमेंट ट्रेजरी में टैक्स कब कब जाता है? ओ हाइब्रिड में इतना लेट भी आ सकते हैं, बहरहाल दे रहा है दुरुस्त है। गवर्नमेंट, कोई मसला नहीं, जल्दी किताब निकाल लेना आप। गवर्नमेंट ट्रेजरी में टैक्स किस किस मौके पे जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में याद रखिएगा सिर्फ इंपोर्टर टैक्स जमा करवाता है और सेलर। बायर कभी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में टैक्स जमा नहीं कराता, हुकूमत के खजाने में जमा नहीं कराता जाके। होंडा ने अगर टायर खरीदने हैं तो फिलहाल ना ये इंपोर्टर है ना सेलर है, ये तो बायर है। बायर जाएगा और जाके जनरल टायर को 1,18,000 दे आएगा बस, तो हुकूमत के खजाने में तो नहीं जाएंगे, वो तो जनरल टायर के जेब में जाएंगे। फिर जनरल टायर सेलर होगा, वो हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करवाएगा। डन। तो अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा अगर इंपोर्ट करे इंजन, तो पाकिस्तान में इंजन आएगा 10 लाख वाला, तो पाकिस्तान में जब 10 लाख वाला इंजन आएगा तो इंपोर्ट वाले उसको उठाने नहीं देंगे। इससे पहले कि आप अपने मसल्स दिखा, इंपोर्ट वाले आपको उठाने नहीं देंगे, इससे पहले कि आप उस 10 लाख पर 1,80,000 हुकूमत के खजाने में जमा ना करवा दें। सिमिलरली, कौन सा लरली? सिमी वाला लरली। सिमिलरली
जब आप चीजें बेचेंगे बाजार में जाके, गाड़ी बेचेंगे, तो तब आप जो है वो 1 करोड़ वाली गाड़ी 1 करोड़ 18 लाख में बेचेंगे, जिसमें 10 लाख वाला इंजन लगाया हुआ है, टायर लगाए हुए, लोहा लगाया हुआ है। अब जब वो 1 करोड़ वाली गाड़ी बाजार में 18 लाख 1 करोड़ 18 लाख की बेचेंगे, तो वो जो 18 लाख होंडा के पास आया है, ये 18 लाख अब गवर्नमेंट को जमा करवाएगी। तो गवर्नमेंट के खजाने में कौन टैक्स जमा करवाने जाता है, इंपोर्टर या सेलर? दोनों। लेकिन बायर गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा करवाने नहीं जाता। तो होंडा एटलस कार क्या जिस वक्त परचेज करेगी इंजन इंपोर्ट बाहर के मुल्क से, तो गवर्नमेंट को टैक्स देगी? हां। क्या जब टायर खरीदेगी जनरल टायर से, तो गवर्नमेंट को टैक्स देगी या उनको टैक्स देगी? उनको, बोले उनको टैक्स देगी ना, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स नहीं देगी। लेकिन जब गाड़ी बेच के इनके पास 1 करोड़ 18 लाख पड़े होंगे दराज में, तो फिर ये 18 लाख गवर्नमेंट को अगले महीने की 15 तारीख तक, मैंने बताया था, जमा करवाएगी। तो याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे अगर होंडा की बात करें तो सेल ऑफ कार जब हो, ये किसकी बुक्स की बात हो रही है? होंडा की बुक्स की बात हो रही है, नोट कर लें। ये बायर तो इधर मैन्युफैक्चरर है ना, कंज्यूमर बायर हो तो वो तो हमारे स्कोप में ही नहीं, क्योंकि आगे उसने क्या करना है, उसने तो चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना है। तो बायर होंडा समझे, होंडा टायर खरीदने गया है। ओके, नोट कर लिया? नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 18%. Sales tax shall be charged at the rate of 18% on value of sale and value of import. आप दोनों आपस में बातें कर लें, 2-4 मिनट में दे देता हूँ फिर, या रिकॉर्डिंग रखवा दो अभी। ऑन द वैल्यू ऑफ सेल एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो गाड़ी कितने की बेची? 1 करोड़ की। इंजन कितने का इंपोर्ट किया? 10 लाख का। तो सेल्स टैक्स दो मौके पे चार्ज होता है। सेल्स टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18% ऑन वैल्यू ऑफ सेल एंड ऑन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। सेल कौन सी वाली? सेल रिसीव्ड या सेल मेड? सेल मेड कौन सी वाली सेल होती है, खरीदने वाली या बेचने वाली? तो बेसिकली वो कह रहा है जब होंडा टायर खरीदने जा रहा है तो होंडा टैक्स नहीं लगा रहा, असल में जनरल टायर टैक्स लगा रहा है उस वक्त 1,18,000 अगर टायर आप खरीदने जा रहे हैं। तो बोले सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज्ड। सेल्स टैक्स कितने मौके पे चार्ज होता है? 2 मौके पे। जब आप बाहर के मुल्क से चीज मंगवाएं तो उस वक्त हुकूमत चार्ज करती है, और जब आप कोई चीज खरीदने जाएं, टायर खरीदने जाएं, तो जनरल टायर हुकूमत के कहने पर आपसे चार्ज करता है। तो सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड एट 2 places. Number 1, at the time of sale made by the person, during any taxable activity carried on by him, and goods imported into Pakistan.
अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान का मतलब बताएं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन इन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, जहां मर्जी इस्तेमाल कर लें, इंपोर्ट करके जहां मर्जी ले जाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनल डेस्टिनेशन, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन छोड़ें जहां भी है, जहां मर्जी चीजें पाकिस्तान में लेके चले जाएं, उसमें क्या मसला है। ओके, नेक्स्ट, फर्दर टैक्स। हाइब्रिड में सेकंड रो किताब की तरफ या स्क्रीन की तरफ देखें ना, क्या चीज गुम गई है। अच्छा, फर्दर टैक्स। होंडा ने गाड़ी बेची डॉलेंस को, तो डॉलेंस अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड बंदा है, उसने भी अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया होगा। लेकिन होंडा ने एक ऐसे इंपोर्टर को गाड़ी बेची जो कोई चीज़ें वगैरह इंपोर्ट करता रहता है, तो होंडा ने कहा यार सुने तुम तो बहुत बड़े इंपोर्टर हो, तो उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने हुकूमत को नहीं बताया हुआ मैं इंपोर्टर हूँ। थोड़ी देर में कोई बंदा आया यार मैं तो होल सेलर हूँ, लेकिन उसने हुकूमत को नहीं बताया हुआ मैं होल सेलर हूँ। तो ये लोग अब सेल्स टैक्स में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अपने आप को रजिस्टर, अगर ऐसा बंदा हुकूमत के पास गाड़ी लेने आ जाए तो इन लोगों को आपने 118 की बेचनी है, 118 जमा 4 की, where a taxable sale are made to a person who has not obtained registration number. Sales are made by Honda to a wholesaler who has yet not obtained रजिस्ट्रेशन। वैसे नीचे भी बात वही लिखी हुई है, लेकिन खैर है, बोले वेयर सेल आर मेड बाय होंडा। और भाई इस तरह की चीजें नहीं लिखेंगे, कभी याद नहीं होनी। वेयर सेल आर मेड बाय होंडा टू अ पर्सन, पर्सन से कौन मुराद है, अ होलसेलर हु हैज येट नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन। तो फिर ये होलसेलर कौन बनेगा, बड़ा बच्चा बुरा बच्चा, बड़ा बच्चा बुरा बच्चा, बुरा बच्चा। जब मैं बुरा बच्चा कहा करूं तो साथ वाले को नहीं देखा करें, अपने दिल में झांका करें, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मैं भी अपने दिल में झांकूं। अपनी बुराइयां बंदे को ज़्यादा पता होती हैं इंस्टेड ऑफ कि अगले की बुराइयां। अगले की तो कोई एक दो बुराई नज़र आ रही होती है, वो भी शैतान दिखा रहा होता है शायद, और अपनी तो बहुत ज़्यादा पता है बंदे को। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं मेरी बुराइयां साथ वाले को पता चल जाए तो सलाम भी ना ले मेरे से। अच्छा, वेयर टैक्सेबल सेल्स आर मेड बाय, अच्छा ऐसा करना नहीं होता वैसे, लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे ना यार हम तो बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम तो बहुत गुनाहगार हो, और आप आगे से कह दें कि हाँ, और अगर उसको एकदम चेहरा बन जाए कि यार ये क्या चक्कर है, तो इसका मतलब है वो दिल से नहीं कह रहा था, वो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। अच्छा चलिए, बहरहाल दिलों के हाल तो अल्लाह जानते हैं। वेयर टैक्सेबल सेल्स आर, तो वी शुड नॉट क्लेम द थिंग्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारे हालात माड़े हैं, उनको बेहतर करना है। वेयर टैक्सेबल सेल्स आर मेड बाय होंडा टू अ पर्सन, जहां होंडा होलसेलर को चीजें बेच दे। होलसेलर कौन है, हु हैज येट नॉट ऑब्टेन्ड, तो बाद मैंने ऐसी दोबारा लिख दी हु हैज, लेकिन मिसाल बनानी थी ना ऊपर इसलिए, या हु इज नॉट एन एक्टिव, या एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवाता। तो अब नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन शायद हमने पढ़ी थी कहीं, एक्टिव नॉन एक्टिव की। अच्छा, अ फर्दर टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 4%। ये रेट आपने याद करना है, ये पेपर में नहीं दिया होगा, लेकिन ये वाला मैंने कहा था याद ना करें, ये दिया होगा। अ फर्दर टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ वैल्यू इन एडिशन टू 18%। चलें ये याद करते हैं। 4% 3 के बाद आता 5 से पहले आता 40 को 10 से डिवाइड करें, आता 10 से, हाँ तो क्या मसला है, 12 हो जरा, क्या बंदे हैं। बहरा मैं तो गलत बात की नहीं थी, की भी थी तो आपको ये कहना चाहिए जरा मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा बताइएगा, ये तरीका होता है। अच्छा, a further tax shall be charged the rate of 4%.
फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सेल ऑन विच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज। फेडरल गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती है जिन पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। फेडरल गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज़ें बता सकती है जिन पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। अब आई के आपको कई दफ़ा समझाया कि ये चीज़ें डिलीट कर दो, ये चीज़ें याद करना बच्चे का लेवल नहीं है, क्योंकि बच्चे का लेवल बड़ा हाई है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा लेवल नहीं आपका, आपका लेवल ही बड़ा हाई है। तो ये चीज़ें आप याद करेंगे, तो इसलिए ऑब्वियसली ये चीज़ें हम याद नहीं कर सकते। इसमें से कोई 6-7 चीज़ें हैं, उनको याद कर लेते हैं। हम तो पता क्या करेंगे, मोटर ऑयल का अलग पॉइंट बनाएंगे, डीजल ऑयल का अलग पॉइंट बनाएंगे, जेट फ्यूल का अलग पॉइंट बनाएंगे और फ्यूल ऑयल का अलग पॉइंट बनाएंगे। एक तो आप लोगों ने ये करना है पेपर में। दूसरा, लंडे के कपड़े का एक पॉइंट बन जाएगा, एक बन जाएगा चिट्टी क्रिस्टलाइन शुगर, और सप्लाई ऑफ फोम और स्प्रिंग मैट्रेस। थोड़ा सा उछलें बैठे बैठे, हाइब्रिड प्लीज उछलें सारे। सप्लाई ऑफ फोम और स्प्रिंग मैट्रेस एंड अदर फोम प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड यूज छोड़ें। अच्छा, आइटम्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, ये न्यूमेरिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइटम्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। अच्छा, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे 4% क्यों नहीं लग सकता अगर वो आप बुरे बच्चे को भी बेच रहे हो? क्योंकि उन पे उनका बिल नहीं बनाता दुकानदार। बिल बना दे तो उसकी मर्जी है। आमतौर पे उनका बिल बनाना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी प्राइस तो डब्बे के ऊपर ही लिखी होती है। आइसक्रीम आप खरीद के देखें, उसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी होगी। जो वहां पे शैम्पू और चीजें लिखी हुई थी उन पे रिटेल प्राइस लिखी होती है। तो अक्सर इन चीजों पर रिटेल प्राइस लिखी होती है। तो जब ऑलरेडी लिखी होती है, अब उस पर आप 4% अलग से कैसे लगाएंगे? और जो बंदा चीज खरीदने आएगा उससे कैसे पूछेंगे तुम रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डेट्स वाई एक जनरल रूल आज बताएं कि थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे क्या नहीं करना, 4% नहीं लगाना। ये थर्ड शेड्यूल वाली चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अगले सफ़े पे आ रही हैं, आज ही मैं पढ़ लेता हूं। और एक डब्बा भी हम बनाएंगे जिनमें थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों और दूसरी चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे। तो फिलहाल एक लफ्ज़ याद कर लें, थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों पे 4% नहीं लगना। यार जैसे वो ना था सेल्स टैक्स, ये इनकम टैक्स में डिविडेंड अलग ही वो कहानी थी। ना खर्चे माइनस होते हैं, ना ज़कात माइनस होती है, ना वो किसी हेड में जाता है, उस पर अलग रेट लगता है। ऐसे ही समझ लें सेल्स टैक्स में एक नॉर्मल सेल है हमारी, एसी की, फ्रिज की, ओवन की, गाड़ी की, प्रोजेक्टर की, लेजर की, व्हाइट बोर्ड की, और एक थर्ड शेड्यूल। अब थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए अलग अलग रूल्स आएंगे, उन रूल्स का डिफरेंस भी अभी हम नीचे देखेंगे। तो थर्ड शेड्यूल को एक अलग ही फिरका समझ लें सेल्स टैक्स के अंदर, जो थोड़ा बाकियों से नाराज होकर साइड पे गया हुआ है। ओके, नेचुरल गैस सप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, तो ये कौन बेच रहा होगा? सुई गैस वाले। अच्छा, इसमें और कोई चीज़ें हुई तो मैं देख लूँगा। सप्लाईज कवर्ड अंडर 5th शेड्यूल, ये भी यहीं से याद हो जाएगा। सप्लाईज अंडर 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल क्या है वो किसी दिन देखेंगे। तो ये 4-5 नाम बस याद कर लीजिएगा, काफ़ी हैं। और क्या करना है? ठीक है, याद करके जल्दी आना। चलती बस में से उतरते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, एक माय डियर तारें बेचने वाला है। एक कौन है? तारें बेचने वाला, वायर सेलर। सुबह सुबह 8 बजे आके इसने दुकान खोल ली, और जाहिरी बात है आखिरत के बारे में फिक्रमंद था, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। 9 बजे पहला कस्टमर आया, इसने कहा मरहबा मरहबा, जी आया नो, जी आया नो। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा, हम डॉलेंस हैं, डॉलेंस। अच्छा 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 अच्छा, आप डॉलेंस हैं, आपको क्या चाहिए? तारें लगा दूं? नहीं नहीं, लगानी नहीं है माय डियर, मुझे बेचनी है। ओके 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 ओके, आप तो बहुत अच्छा शुगर लगा लेते हैं, लेकिन आइंदा मेरे से शुगर लगाने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा, तो अब आप उससे 100 वाली तारें कितने की बेच दें? 118 की। 100
18 की, क्योंकि बोले ये आच बाचा है। तो एक बार याद रखिएगा, ये सारे आपके ना बायर्स हैं, क्योंकि आप क्या हैं, तो ये सारे हमारे बायर्स हैं। तो जहरी बात है, सब दुकान पे बायर नहीं आने। तो अब आप इसको, चोर भी होते हैं, तेरी सुई उधर ही अड़ी हुई है, हमेशा थिंक नेगेटिव। ऐसे ना सोचा करो ना, ऐसे ना सोचा करो। अच्छा, कुछ हमने सेल की जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था, नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई थी। तुम कौन है? मैं मैन्युफैक्चरर हूं। अच्छा, क्या करते हो? मैं टेप रिकॉर्डर बनाता हूं। तुम्हें क्यों तारे चाहिए? दोनों कानों पे लगा दूं? ना, तारे ना लगाना। मैं बड़ी इंडस्ट्री हूं, मैं कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हूं। एक दिन मैंने आपको कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने कहा था छोटा मैन्युफैक्चरर। छोटे मैन्युफैक्चरर को अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, बड़े मैन्युफैक्चरर को अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है। तुमने फैक्ट्री पिछली गली में क्यों खोली हुई है? ताकि लोग मुझे देखें ना। अच्छा चलो ठीक है। यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। उसने कहा हाँ मैं मानता हूं, मैंने अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया हुआ और मैं इसी तरह बच रहा हूं। देखो जिस दिन पकड़ा गया। फिलहाल तो 8-10 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं मुझे। तो इसको आप 100 वाली तारें कितने की बेचें? 118 की, 122 की? बिकॉज he is liable to be but not registered. Okay, ये आंखें खुलवा, यानी पता नहीं कि क्या। अच्छा, फिर 10 बजे से लेके 11 बजे तक उसने चाश्त की नमाज पढ़ी और 11 बजे अगला गाहक आया। इसमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि जिस समय 360 जोड़ हैं, चाश्त की नमाज उन 360 जोड़ की कंपनसेशन बन जाती है जो पढ़ता है। अच्छा, अब मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं होती है। अच्छा जी, चुप कर जाए ना, उसको नहीं पता तो वो पूछ लेगा आपसे बाद में। तो 10 से 11 बजे के दरमियान ये चाश्त पड़ता रहा। 11 बजे कौन आ गया? मेन गली में, मेन गली, ये पता नहीं किस तरह लिखा हुआ है, मेन गली, मेन फैक्ट्री, मेन गली में फैक्ट्री। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? छोड़े बड़े, इसकी मेन गली में फैक्ट्री है, लेकिन ये छोटी सी इंडस्ट्री है, रेजिडेंशियल एरिया में मैंने कहा था बनी होगी, और इसके एम्प्लॉयज भी 10 से कम है, और ये बल्ब बना रही है। साथ वाले के नाक की तरफ देखें, ये बल्ब, सॉरी, ये बल्ब बना रही है। इसके एम्प्लॉयज कितने हैं? 9। अच्छा, अगर किसी कोई ऐसी बात फील किया करे ना तो कर लिया करे, फिर हम क्या कर सकते हैं यार, कर लिया करे। अब हमारे पास सवाल नहीं है। अच्छा, तो अब इसको 100 वाली चीज आप कितने की बेचेंगे? 100। क्यों? इसको क्यों 118 की बेचेंगे? भाई ये भी तो अनरजिस्टर्ड है, इसने भी तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं अपनी कराई, लेकिन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। क्यों नहीं लायबल टू, नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड क्यों है? छोटी सी इंडस्ट्री है। अच्छा, सेल्स टैक्स में भी छोटे मोटे लोगों को रिलैक्स किया जा रहा था जो साल में 6 लाख से कम कमा रहे थे। इनकम टैक्स में भी छोटे मोटे माफ किया जा रहा था जो इनकम्स कमा रहे थे। 6 लाख से कम कमा रहे हो, मजे करो। तो इधर भी इन लोगों पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो अगर तुमने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो ना करवाओ, क्योंकि तुम्हारी कौन सी इंडस्ट्री है? छोटी सी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है। मरहबा 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 सर आसिफ, आप आए हैं लैपटॉप के लिए तार लेने के लिए? जी मरहबा मरहबा, वेलकम 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 वेलकम। अभी तो क्लासों का टाइम था, नहीं आज संडे है। ओके 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 ओके। अच्छा, आप जो है वो सर आसिफ आए हैं तारे लेने के लिए, कोई नहीं, ले लें भाई, पेश करें सर को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अच्छा जी, कॉलेज वाले हैं, क्या हुआ जी? जी वो एक बच्चा था, वो एसी की तार से झूले ले रहा था, तो बच्चा नीचे गिर गया, तार टूट गई। चलो जी, इनको भी तारें दे दो, प्लेट में रखें, इनको जरा तारें दो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल वालों ने कहा भाईजान एक्सरे मशीन के साथ जो तार लगी हुई थी, मरीज उससे पंगे लेता हुआ पकड़ा गया, हमें भी तार चाहिए, उन्हें भी तार चाहिए।
लेकिन ये लोग मेरे ख्याल से तारों को इस्तेमाल करके फेंक देंगे, क्योंकि ये हैं एंड कंज्यूमर, ये तारों को इस्तेमाल करके नहीं फेंकेगा, ये एसी में लगा के एसी बेचेगा, इसलिए ये मैन्युफैक्चरर है। ये तारों को इस्तेमाल करके फेंकेगा नहीं, ये टेप रिकॉर्डर में लगा के बेचेगा, क्योंकि ये तारों को इस्तेमाल करके फेंकेगा नहीं, तारों को बल्ब में लगा के बल्ब बेचेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। लेकिन ये लोग तारों को आगे बेचेंगे नहीं, ये लोग तारों को आगे बेचेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, इस्तेमाल करके फेंक देंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं, एंड यूजर या एंड कंज्यूमर। अच्छा, इनके ऊपर भी अपने आप को रजिस्टर कराना सेल्स टैक्स में बाइंडिंग है कि सर आसिफ एक टीचर ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराएं? नहीं, क्योंकि सर आसिफ ना मैन्युफैक्चरर, ना होलसेलर, ना डीलर, ना रिटेलर, ना मैन्युफैक्चरर, ना होलसेलर, ना डीलर, ना रिटेलर, बल्कि टीचर। तो इनके लिए तो रजिस्टर करना बाइंडिंग नहीं। और तालीमी इदारे वाले ना होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, बल्कि ये तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। और अस्पताल वाले मैन्युफैक्चरर हैं, मरीज बनाते हैं? नहीं। तो अस्पताल वाले होलसेलर हैं, होलसेल पे मरीज सप्लाई करते हैं? नहीं। तो अजीब सी बात कर दी मैंने, करनी भी नहीं चाहिए थी। तो ये अब बताएं, ये तीनों के जो मैंने आपके सामने नाम लिखे हैं, ये तीनों कौन है? तो जब हम सर आसिफ से कहेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, तो वो कहेंगे आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, चलें आज इस पे बात कर लेते हैं, सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर किन लोगों ने कराना होता है? होलसेलर्स ने, डीलर्स ने, रिटेलर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, इंपोर्टर्स ने। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स वो वाले जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराना नहीं होता। तो बताएं, सर आसिफ के पास या क्रिश्चियन कॉलेज के पास या जिना हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना होना ये कोई जुर्म है या खैर है? तो फिर इनसे कितना टैक्स लगाएं? इनके साथ भी मैं लिख लूं, नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा भाई, अब क्या रूल बना? हम हर एरे गैरे नथु खैरे को 122 लगा दिया करेंगे, हर एरे गैरे नथु खैरे को 122 लगा दिया करेंगे। हम सिर्फ ऐसे बंदे पे 122 लगाया करेंगे हु इज लायबल टू बी बट नॉट ओके गाय। चलें जी, दीवार गिरने वाली है, अब दीवार से टेक नहीं लगानी अब आपने। वायर सेलर विल ओनली चार्ज फर्दर टैक्स इन सेकंड सिनेरियो। अब ये वैसे एक चीज तो पता नहीं जहनों में आ रही है कि अस्पताल ने अपने आप को रजिस्टर तो नहीं कराया हुआ, अनरजिस्टर्ड है, तो क्यों ना इससे फिर 122 ले लें? बोले ना मैन्युफैक्चरर है, ना होलसेलर है, ना डीलर है, ना रिटेलर है, ना इंपोर्टर है, तो फिर क्यों इससे सेल्स टैक्स लें हम 122? तो इसका मतलब है सिर्फ दुकान पर ये स्पष्ट साबित हुआ कि न्यूटन आइंस्टाइन का भाई नहीं था, स्पष्ट साबित हुआ ये बुरा बच्चा है, बस बाकी सारे अच्छे बच्चे हैं, बाकियों में कोई मसला नहीं है। लिखें साथ वाले की किताब पे सारे बुरा बच्चा, सारे जाएं साथ वाले की किताब पे लिखें बुरा बच्चा, बड़ा सा करके लिखें बुरा बच्चा, पहले सफ़े पे किताब के जहाँ नाम अच्छा नहीं, तो बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। भाई सुने, खूब पढ़ते हैं आप माशाल्लाह। यार हम तो बहुत पढ़ते थे जब पेपरों की छुट्टियां आती थी। नहीं, आम दिनों में भी बहुत पढ़ते थे। छुट्टियों में नमाज पढ़ के 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाते थे और 8 बजे तक पढ़ते रहते थे। फिर उसके बाद जो है वो
8 बजे से लेके 1 बजे तक सोते रहते थे। फिर उसके बाद 1 बजे जो है वो हम पढ़ना शुरू कर देते थे दोबारा। और फिर ये उस ऑब्वियसली सर नमाज करने तो इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। अब ये नमाज खाना और बाकी जो ज़रूरतें इंसान के साथ लगी हुई तो है ना, उनका तो इनकार नहीं कर सकते आप। और फिर सुबह 4 बजे तक पढ़ते थे, ये नॉन स्टॉप होता था। हाँ, दोपहर 1 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक, ज़ाहिर सी बात है, सुबह 4 बजे तक। और फिर उसके बाद ये कोई 4-5 जो भी कर लें, तो ये 5 बजे तक तकरीबन, यानी बस सोना 6 घंटे होता था। और फिर अप्रॉक्सीमेटली नमाज के टाइमिंग पर डिपेंड करता है, फिर 5 AM से लेके 6 AM तक सोते थे। ये लाल में सो रहे हैं 6 AM तक। तो फिर उसके बाद 6 से 6:30 नमाज पढ़ के, सर्दियों का मौसम था तो 6:30 से ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते थे। बस यही होता था नॉन स्टॉप। अब 6 घंटे सोते थे, बस 6 घंटे सोते थे, 1 घंटा ये और 5 घंटे ये। हर एक की अपनी रूटीन होती है। तो बस चले आगे। पता नहीं आप लोग तो किस इन चक्करों में और क्या प्रोग्राम है आपके। तस्वीर बना के मेमोरी मोबाइल की फुल करनी है उन्होंने, और क्या करना है, बाद में देखनी होती नहीं। कैपेसिटी टैक्स, कौन सा टैक्स? कैपेसिटी टैक्स। फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल, जो चीज़ें किस शेड्यूल में बताई गई हैं? 10th शेड्यूल में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज रात आपके सोने से पहले आपको कोई चैप्टर 18 का होमवर्क भी भेज दूं देख के, क्योंकि कल संडे का दिन है ना, पूरा सन के नीचे तो नहीं डे बैठ के गुजारना आपने। फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल टैक्स शैल बी लगा, टैक्स शैल बी लगा। किन्नो खरीद के रख लीजिएगा, हर 3 घंटे बाद 1 किन्नो खाना है आपने कल। फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल, नहीं हम सायों के घर बीज नहीं फेंकने। फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल टैक्स शैल बी लगा ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। अच्छा, ये वैसे जुल्म है, टैक्स प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं लगना चाहिए, बल्कि प्लांट से जो यूनिट्स बने उस पे लगना चाहिए। प्लांट अगर 1000 यूनिट्स बना सकता है और प्लांट ने बनाए 900, तो सेल भी आगे 900 हुए होंगे, तो 900 पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन ये जालिमाना पॉइंट कहता है कि 10th शेड्यूल में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। 3rd शेड्यूल तो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, 10th शेड्यूल हमारे सिलेबस में नहीं है। बस ये 2 लाइनें याद करनी है हमने। बस 2 नंबर का सवाल आता है कि डिफाइन द कैपेसिटी टैक्स, ये 2-3 लाइनें बच्चे लिख के आ जाते हैं, ये मुफ्त के नंबर है। तो फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th शेड्यूल, पता नहीं कौन सी चीजें हैं, टैक्स शैल बी लगा ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। शायद ये ऐसे लोग हों जो पकड़े ना जाते हो, तो हुकूमत ने कहा बस जितना प्लांट से प्रोड्यूस करे उस पर टैक्स दे दो, जितना प्रोड्यूस कर सकते हो, जितना कर रहे हो वो नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा रोला डाला कि नहीं यार ये कोई बात नहीं, तो फिर हुकूमत ने उनसे मुकमुका कर लिया ऑन अ फिक्स्ड बेस। मतलब ये कि प्लांट की कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स और आप प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली 800 यूनिट्स, नॉर्मली आप 800 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हुकूमत पहले तो जोर लगाती है कि आप 1000 पे टैक्स दें, इसको कहते हैं कैपेसिटी पे देना। लेकिन अगर आप नहीं काबू आते तो फिर हुकूमत उन लोगों के लिए कोई फिक्स बेस एग्री कर लेती है जो 1000 और 800 के दरमियान होती है, मे बी 850, मे बी 900, मे बी 950 और 900, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। बस 800 और 1000 के दरमियान कोई बेस हुकूमत एग्री कर लेती है। और यानी कि जैसे हुकूमत कहती है यार 1000 पे दो, जो लोग काबू आ जाते हैं वो 1000 पे देते हैं, जो नहीं काबू आते हैं उनसे कोई मुकमुका कर लेती है हुकूमत बीच में, फिर उसी पे इनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कम भी हो सकता है, तो यानी कि 800 से कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा ही होता है। तो बस ये 2 लफ्ज़ याद करने हैं इनको, और न्यूमेरिकली भी नहीं पूछना उसने। बोलें फॉर गुड्स पहले नोट कर लें।
ओके फॉर भाई हॉटस्पॉट ऑन करो, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? पॉज कर दो। ये जो 20 चीज़ें हैं, ये सर्दियों में बेहतरीन मिसाल है। तो ये जो 20 चीज़ें हैं, फॉर सेल्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, टैक्स शैल बी चार्ज एट 18% ऑन एंड नॉट डिस्काउंटेड प्राइस। यहां डिस्काउंट भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। हालांकि कल हमने पढ़ा था कि अगर डिस्काउंट इनवॉइस पे लिखा और बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो तो माइनस करने की इजाजत है, लेकिन यहां पे डिस्काउंट भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रिटेल प्राइस में चीजों पे प्राइस लिखी होती है, तो उससे डिस्काउंट कैसे देना है? तो डब्बे पे प्राइस लिखी होती है ना। तो द रिटेल प्राइस एंड सेल्स टैक्स शैल बी एलिजिबली, प्रोमिनेंटली एंड इंडेलिबली प्रिंटेड और एम्बोस्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ये उस चीज के ऊपर, डब्बे के ऊपर लिजिबली, प्रोमिनेंटली एंड इंडेलिबली ऐसे लिखना कि मिट ना सके। ये किसकी जिम्मेदारी है? दुकानदार की नहीं है। ये वॉल्स आइसक्रीम की जिम्मेदारी है, जो दीवारें आइसक्रीम है ना, उसकी जिम्मेदारी है ये कि ये उसके ऊपर प्रिंट करें। ऑन ईच आर्टिकल, ऑन ईच पैकेट, ईच कंटेनर, ईच पैकेज, ईच कवर, ईच लेबल, बोर्ड कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी गुड्स फ्रॉम थर्ड शेड्यूल। फिलहाल बोर्ड ने 20 चीजें डाली हुई हैं, कल कला को 21 भी हो सकती हैं, 19 भी हो सकती हैं। अब सबसे बड़ी चीज बता दें कि थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पर टैक्स किस पे लगेगा? रिटेल प्राइस एंड नॉट डिस्काउंटेड प्राइस। लिख लिया आगे? ओके। फेडरल गवर्नमेंट may declare that tax on goods specified in third schedule shall be collected and paid at such higher rate or rates on the retail price। फेडरल गवर्नमेंट कुछ चीजों का रेट क्या कर सकती है? हायर। फिलहाल कितना है? 18%। फेडरल गवर्नमेंट may declare and federal government has alhamdulillah declared, और वो कर चुकी हुई है डिक्लेयर, कि पानी, कॉस्मेटिक, टिश्यू पेपर, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, किचन वेयर एंड टेबल वेयर, होम अप्लायंसेस इन सीबीयू। होम अप्लायंसेस इन सीबीयू क्या होता है? सीबीयू होता है ना कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। सीबीयू होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। यानी बनी बनाई चीज आपने खरीदी है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। आइसक्रीम, फ्रूट, वेजिटेबल जूसेस, मैट्रेसेस, मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स को भी एक लग्जरी आइटम इसने समझा है। और शैम्पूज, शैम्पू तो कहते हैं ऐसे ही अमीर लोगों का काम है ये लगाना। इन सब पे रेट कितना होगा? हमारे जैसे तो साबुन भी लगा लेते हैं ना, आप साथ वाले साबुन ला के आप शैम्पू लगाते हैं। वी टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ। आप तो माशाल्लाह वेजिटेबल जूसेस भी यूज करते हैं माशाल्लाह। ज्यादा हो गया। करेला जूस, टिंडा जूस, गाजर जूस,
ओके सर, बस सर्दी हो और ये हो और बस खत्म, बाकी चीजें छोड़ें आप। अच्छा, अब माय डियर मुझे ये बताएं कि ये आइटम याद करने हैं? नो, याद नहीं करने। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ चीजों पे 18% है और कुछ चीजों पे 25% है। लेकिन ये 25 से 18 लगना किस पे है? रिटेल प्राइस पे। ये किस पे लगने? रिटेल प्राइस। जी, मतलब ये कि उसने ये लिखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन बाय नोटिफिकेशन ऑफिसर डिक्लेयर दैट टैक्स ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल शैल बी कलेक्टेड एंड पेड एट सच। उसी में से उठाई है मैंने, तो बाकियों पे फिर वही लगेगा, बाकियों पे फिर 18 ही लगेगा। लेकिन जो ये वाली मैंने उठा ली है, इन पे कितना लगेगा? 25। आगे पढ़े जरा बात, अगली बात मुझे पूरी पढ़ने दे पहले। एज पर एसआरओ, एसआरओ हुकूमत का नोटिफिकेशन होता है, एसआरओ का लफ्ज बस क्रैम करें। As per SRO, federal government has directed to charge sales tax at 25% on import and sale of following items। आंखें खोल के, अगर ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर और सेल हो रही है फिर नहीं लगेगा 25%, अगर ये इंपोर्ट और सेल हो रही है फिर लगेगा। तो इसका मतलब है अगर कोई बंदा इंपोर्टेड शैम्पू से नहाए तो नहाते हुए 25% सोचे 18%, 25% मेरे अब्बू ने दिया हुआ टैक्स इस पे, ये नहाते हुए सोचना है। राइट एट दैट टाइम, जिस वक्त पानी सर पे पड़ा है, राइट एट दैट टाइम आपने सोचना है। इंपोर्टेड टिश्यू पेपर, लेवल देखें लोगों का। इंपोर्टेड टिश्यू पेपर यानी साढ़े रोज पेटल ना गुजारा चल जाते, तो इंपोर्टेड टिश्यू हद होगी। इंपोर्टेड आइसक्रीम, साडा वॉल्स में गुजारा चले, तुम इंपोर्टेड आइसक्रीम खा रहे हो, तो दैट्स व्हाई कम ऑन गाय, कम ऑन। अच्छा, साडा कंबल ना गुजारा चले, तुम इंपोर्टेड स्लीपिंग बैग्स। तो लेवल्स चेक करो इन लोगों के। तो इन लोगों के लिए कितने फीसद है? 25%। इंपोर्टेड सिगरेट्स, हम इंपोर्टेड सिगरेट पीता, जो पेड़ मारा तुझे। अच्छा जी, तो एज पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कॉलेज में किसी की जेब में माचिस नहीं है। एज पर, वो कह रहे लाइटर हैं, हाथों की। एज पर एसआरओ, हुकूमत के एक एसआरओ के मुताबिक, कि स्मेली चीजों को छोड़, एज पर एसआरओ फेडरल गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड टू चार्ज सेल्स टैक्स एट 25%। ये हाईलाइट कर लें, जब ये चीजें इंपोर्ट करें और इंपोर्ट करके आगे बेचें तो फिर कितने % टैक्स लगेगा? 25%। चलें यार, बस इट्स एनफ। बस मुझे ये डब्बा पढ़ के बता दें कि थर्ड शेड्यूल वाली चीजें और दूसरी चीजों में क्या फर्क है। दूसरी चीजें कौन सी हो सकती हैं? एसी, ओवन, हीटर ना, खत्म वाली लिस्ट है ये। जादुई छड़ी मंगवाई जाए। Items listed in third schedule and other items. Okay? ये सारे नींद खत्म करने के तरीके हैं माय डियर, ये सारे नींद खत्म करने के तरीके हैं। ओके, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए ब्राउन वाला डंडा और इनके लिए स्टील वाला डंडा। तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजें सिर्फ 20 हैं जो कि ऊपर लिख दी गई, और बाकी चीजें जो हैं मींस थाउजेंड्स ऑफ ऑल आइटम्स अदर देन 20। इन पे सेल्स टैक्स लगेगा किसके ऊपर? रिटेल प्राइस एंड सेल्स टैक्स शैल बी इम्बोस्ड ऑन ईच आर्टिकल। इन पे सेल्स टैक्स लगेगा ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है पूरे सफे के ऊपर, जो आज टेस्ट में टेस्ट होनी है, और ये लगना है फिर। अच्छा, प्राइस विल नॉट बी इम्बोस्ड, लिखें ऑन प्रोडक्ट्स, रादर टैक्स इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड। प्राइस विल नॉट बी इम्बोस्ड ऑन प्रोडक्ट। एसी पे प्राइस नहीं लिखी होगी, एसी खोल के प्राइस ढूंढ रहे हैं, गाड़ी खोल के इंजन के नीचे घुसे में, पुत्र की हुए है वो प्राइस ढूंढ रहा हूं मैं। प्राइस विल नॉट बी इम्बोस्ड ऑन प्रोडक्ट, रादर
टैक्स इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड, बिल बनेगा इसका। अच्छा, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे पॉसिबल नहीं ना, अगर दुकानदार अपनी मर्जी से डिस्काउंट देता है तो दे, हुकूमत टैक्स वही मांगेगी जो डब्बे के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों पे कैसे डिस्काउंट दिया जाए, पॉसिबल नहीं। सॉरी वो डंडे थे, ये वाला विल बी इग्नोर्ड। एंड इन चीजों पर अगर आप डिस्काउंट देना चाहें, यस, कल हमने पढ़ा था 2 कंडीशंस हैं, डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक होना चाहिए। जी 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 सर, हम याद किया हुआ है, चैप्टर 7 याद किया हुआ है, और जिन्हें नहीं याद किया हुआ उनको हम ये संडे दे रही हैं कि याद करके आ जाएं और नए जज्बे के साथ मंडे को आएं। विल बी कंसिडर्ड इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनसे मंडे को कहा जाए कि आप खड़े होकर मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन सुनाएं तो उनको एज इट इज माशाल्लाह याद हो। तो आइटम्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल पे फर्दर टैक्स 4% लग नहीं सकता ना, बताएं क्यों नहीं लग सकता? उसके डब्बे पे आप कीमत लिखी है, डब्बे पे दुकानदार तो नहीं जमा 4% करेगा, लेकिन इनके ऊपर द टेबल गिवन अबव इज टू बी मेमोराइज्ड, नॉट टू बी मेमोराइज्ड, इट इज ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ओके गाइस, ओके मूव नेक्स्ट। एक और एक 11, किस पॉइंट से आए हो तुम्हें मानना है, एक और एक 11, 2 की इतनी ताकत होती है माशाल्लाह। चलें भाई, अब थोड़ी देर मुराकबा करते हैं, फिर देखते हैं 12-13 मिनट क्या करना है। इससे ज्यादा पढ़ लिया है, ज्यादा भी नहीं पढ़ा, आज कोई याद करने वाला था इतना है नहीं, तो 1 आधा मिनट मुराकबा करें फिर आगे चलते हैं। साथ वाले तुमने भी मर जाने, मैंने भी मर जाने, तुम्हारे जेब से भी मोबाइल निकाल लिया जाएगा, मेरी जेब से भी मोबाइल निकाल लिया जाएगा, कब्र में तुम लेटे भी हुए तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकोगे उधर, बस चले जाना तुमने भी एक दिन। मैं पहले चला गया ना तो मेरी कब्र पे आ जाया करना कभी कभी, रोजाना ही आ जाया करना वैसे मेरी कब्र पे, लेकिन देख लो, वैसे दुआ करो मैं तैयारी शुरू कर दूं। वापस आ जाए जी, वापस आ जाए माय डियर, वेल डन जिन्होंने हमारा साथ दिया, और एक एक चीज को रात को सोते हुए सोचेंगे भी। स्प्रिंग 2022, स्प्रिंग 2022 कौन सा बनेगा? ये तो आपको दिखाई नहीं है सारी चीजें मेरे ख्याल से, एक बार दिखाई थी। द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन, स्प्रिंग 2023। अच्छा, कुछ क्वेश्चन वाइज कमेंट्स देखते हैं। ये पेज नंबर तो नहीं माय डियर, ये तो बस मेरा आईकैप से रब्ता हुआ था तो उन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स मुझे भेजे थे, वेबसाइट पे उसने अपलोड नहीं किए हुए, वेबसाइट पे पड़े होते हैं ये। अच्छा, द एंटायर मेडिकल अलाउंस वॉज सब्जेक्ट टू टैक्स, पूरा मेडिकल अलाउंस उसने इनकम में डाल दिया, हालांकि 10% माफ करना था। कंपनी मेंटेन कार वॉज सब्जेक्ट टू टैक्स बाय कंसिडरिंग इट्स फेयर वैल्यू इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, क्योंकि खरीदी होगी ना। फर्दर द कैलकुलेटेड अमाउंट वॉज नॉट एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ यूज, 7/12 9/12 करना भूल गया था। पूरी ग्रेचुटी को माफ़ कर दिया, हालांकि ग्रेचुटी तो 75,000 और 50% लोअर उसमें से माफ़ होती है। ये वही सवाल जो चींग वाला क्लास में किया था। द पेमेंट ऑफ चींग्स लोन्स पेएबल टू पुराना एम्प्लॉयर वॉज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, इस पे टैक्स नहीं डाला। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द बेंचमार्क रेट ऑफ 10% बीइंग डीम्ड इनकम वॉज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सैलरी, लोन पे इसने 10% रेट नहीं लगाया। ऑन द अदर एंड द सेम वॉज नॉट डिडक्टेड एज, ये छोड़ें, ये वो सवाल सामने आएगा तो पता चलेगी बात। The amounts related to share of business in China and dividend income were included in total income on a net of tax basis.
नहीं, नेट ऑफ टैक्स तो इनकम में ऐड नहीं होता, इनकम में तो हमेशा हम ग्रॉस ऐड करते हैं, वर्किंग में जाके हम ग्रॉस निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाज टोटली इग्नोर्ड। अच्छा जी, सेवरल एरर वाज मेड रिलेटिंग टू हेड्स ऑफ इनकम टैक्स रेजिम एडमिसिबिलिटी। चलें, अब इनके पढ़ के क्या फ़ायदा हो रहा है, बस साथ साथ से इतना याद करें, यहाँ से चीज़ें आपकी जो है वो एड्रेस हो जाएंगी। ये अक्सर एरर होती है कि एग्जामिनर्स को कहा था कि टाइम और मंथ बताएं, उन्होंने बता तो दिया बट दे फेल टू स्टेट द रीजंस बिहाइंड इट। तो सवाल हम पढ़ के देखेंगे, रीजंस कुछ जगह पे इम्प्लाइड होती है कि आपने बतानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज ही हमने पढ़ा है कॉटेज इंडस्ट्री पे फर्दर टैक्स नहीं लगना 4%, तो कहा फर्दर टैक्स वाज अप्लाइड टू सेल्स टैक्स एट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री पे भी 4% लगा दिया है। आज वो जो एक डायग्राम पड़ी थी वायर सेलर वाली 9 बजे 10 बजे, उसमें क्यों नहीं कॉटेज इंडस्ट्री पे 4% लगना था? क्योंकि डेट ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, दैट्स वाई उसके ऊपर नहीं लगना। अच्छा, अपना एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आज की क्लास के एतबार से और अगली सारी क्लासेस के एतबार से। ये डिस्कशन आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुननी भी है, समझनी भी है, और महल्ले वालों को, घर वालों को जाके अल्हम्दुलिल्लाह समझानी भी है, फिर ही आपको पक्की याद होगी। देयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और वो डिस्कशन है परचेज़ के एतबार से कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो परचेज़ होती हैं उनके साथ हमने क्या सुलूक करना होता है। अच्छा माय डियर, बस अब सब कुछ छोड़ दें, बहुत अटेंटिव हो जाएं। इनपुट का क्या मतलब होता है? परचेज इनटू 18%। अच्छा माय डियर, जो हमारी परचेजेस हैं वो फिक्स्ड एसेट की होती हैं, अक्सर रॉ मटेरियल की होती हैं, अक्सर बिजली का बिल भी हम पे कर रहे होते हैं, तो पे मीन परचेज कर रहे हैं ना, बिजली बना तो नहीं रहे हम बिजली, या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि इन सारी को वर्किंग वन में कैसे डील करना है, क्योंकि आपको पता है परचेजेस के लिए हम कौन सी वर्किंग करते हैं, वर्किंग वन। इन सारी को वर्किंग वन में कैसे डील करना है, उसके लिए जरा अटेंशन चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स सारे बिजनेस के एक तरफ और दो फिक्स्ड एसेट एक तरफ, मशीन जिससे चीजें बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जो दुकान पर ऑनलाइन सेल के लिए एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। ये दो फिक्स्ड एसेट्स लॉ मेकर के पसंदीदा हैं। इन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आते ही पेपर में 18% लगा दिया करेंगे। इसके अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट है बिजनेस के, उनको नॉट अलाउड कर दिया गया। ये आने वाले दिनों में कहीं लिखा हुआ भी पढ़ा दूंगा, उनको नॉट अलाउड कर दिया गया। रीजन जो भी हो, शायद कुछ लोगों ने इसकी रीजंस लिखी हैं। रीजंस शायद ये हैं कि